A very good morning, students. Today we will discuss about a very important topic, that is the Hertz experiment. Hertz ने क्या किया था, इसने सक्सेसफुली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया हुआ था, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो हमारे पास मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने अपनी सारी इक्वेशंस को स्टडी किया और उस इक्वेशन को स्टडी करने के बाद उसने एक प्रेडिक्शन की थी। क्या प्रेडिक्शन की थी? That means there may be some kind of the waves which can carry the energy from one place to the another place. Yeah, which can carry the signals from one place to the another place. उसने की प्रेडिक्शन तो कर दी थी, ठीक है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन नहीं मिल रहा था हम लोगों को, मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में हमें कोई पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है, कि इज इट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या फिर वो ऐसे हाइपोथेटिकली ही रह गया, ठीक है। तो इस चीज को प्रैक्टिकली जो परफॉर्म किया था सबसे पहले, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस किया प्रैक्टिकली, दैट वाज द हर्ट्ज, ठीक है। किसने प्रोड्यूस की थी इसको? हर्ट्ज ने प्रोड्यूस की थी। दैट्स व्हाई जो हम फ्रीक्वेंसी की यूनिट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है ना हर्ट्ज, ठीक है, उन्हीं के ही रिस्पेक्ट में हम इसको हर्ट्ज के नाम से ही उस फ्रीक्वेंसी की यूनिट को सेट करते हैं। क्लियर होगी बात की? अब यहाँ पे देखो, हम इसको इनिशिएट करते हैं कि यहाँ पे देखो फैराडे ने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर मे बी सम काइंड ऑफ द वेव व्हिच कैन कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हो सकता है वो एक एनर्जी को यहाँ से वहां तक कैरी करके ले जाए, ठीक है, ऐसा उसने दिया। तो उसने एक साथ में लॉजिक भी दिया कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दिस जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मेन सोर्स है वो क्या होगा, दैट इज द ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटिंग चार्ज, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से। देखो मान लो मेरे पास एक चार्ज है, इट में भी आइडल एट द रेस्ट और इट में भी आइडल इन द मोशन में भी हो सकता है। अरे चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो वो स्टैटिक होगा, मोशन में होगा तो वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो जब ये रेस्ट में है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में है तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे जब रेस्ट में प्रोड्यूस होगा तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट विल बी द कांस्टेंट वन, यानी कि जो आपका चार्ज है जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पांसिबल होगा किसके लिए? सिंपल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। जबकि मैक्सवेल ने क्या बोला था कि there may be some kind of the change in the electric field, then only then there is a change in the magnetic field। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करोगे तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ रेस्ट में जो चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं पाएगा। तो अब आ जाते हैं द चार्ज इन द मोशन। अब चार्ज अगर मोशन में है तो इसकी तरफ दो स्टेट हो सकती हैं। वन स्टेट दैट मे बी इट्स मोशन इज कांस्टेंट, हो सकता है इसका मोशन कांस्टेंट हो, या सेकंड स्टेट इट्स मोशन इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। या तो वो कांस्टेंट होगा या तो वो एक्सेलरेट करेगा, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी होगी। अगर मान लो चार्ज जो है कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करेगा तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। बट मैग्नेटिक वेव में क्या ड्रॉबैक रह जाएगी? ड्रॉबैक ये रह जाएगी कि इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं होगी। जब वेरिएशन नहीं होगी तो इसको आगे प्रोड्यूस नहीं होगी, यानी कि ये सिंपल एक छोटे से फेस, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इससे आगे ये चलेगा ही। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अरे भाई इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वैल्यू तो वो तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा कोई भी चीज, ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास चार्ज जो मोशन में करेगा, मोशन को एक्सेलरेट करेगा। एक्सेलरेट करने का मतलब लगातार अपनी वेलोसिटी को चेंज करता रहेगा। जब ये अपनी लगातार वेलोसिटी को चेंज करता रहेगा तो देयर इज अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल अपने एक्सेलरेट करेगा अपने आप को, अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो क्या होगा? चेंज होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो देयर मे बी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो देयर मे बी द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो फिर से प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही तो बोला था मैक्सवेल ने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, इसने यही तो बोला था कि अगर एक क्वांटिटी चेंज होगी तो दूसरी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी तो तीसरी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से एक चेन बनेगी।
ठीक है। तो कांस्टेंट जो मोशन करेगा चार्ज वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जबकि जो हमारा चार्ज एक्सेलरेट करेगा वो हमारे बड़े काम आता है। तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम चार्ज को ऑसिलेट करवाते हैं। ऑसिलेट का मतलब एक्सेलरेट करेगा वो जो चार्ज पार्टिकल, ओनली इन दैट केस इट विल प्रोड्यूस द मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, अगर मैं चौक को चार्ज मान लेता हूं, यहां पे खड़ा है, रेस्ट में है, कोई फायदा नहीं इसका, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको पूरा अप एंड डाउन करूंगा तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसकी ज्यादा कुछ नहीं। बट व्हेन आई एक्सेलरेट दिस चार्ज पार्टिकल, इस तरीके से जब मैंने इसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, मतलब लगातार इसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हूं, ठीक है, तो जैसे मैंने लगातार इसकी वेलोसिटी को चेंज किया तो क्या हुआ? अरे देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या प्रोडक्शन हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोडक्शन हुई, ठीक है। किसकी वजह से हुई? दैट इज ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द नॉट फैराडेज मैक्सवेल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग था ये सारी इक्वेशन, ठीक है। तो इसने क्या बताया था कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रोड्यूस तो कर ही नहीं पा रहे थे। कई साल के बाद जब हमारे हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म किया तब जाकर के उसने इसकी एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशंस की कि जो मैक्सवेल ने इक्वेशंस बताई थी उसके अकॉर्डिंग उसने ये प्रेडिक्शन की थी कि देयर में बी सम काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच कैन कैरी द एनर्जी, ठीक है। उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किसने? हर्ट्ज ने, ठीक है। तो हर्ट्ज देखो किस तरीके से इसको देखिए सॉल्व किया। दिस वन इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द मेड बाय द हर्ट्ज। क्या हुआ? इसने एक यहां पे इनपुट वोल्टेज सोर्स, ये आ गया हमारे पास इनपुट वोल्टेज सोर्स, यानी कि हम यहां पे इनपुट दे रहे हैं, यहां पे हमारे पास एक इंडक्शन कॉइल आ रही है। इंडक्शन कॉइल का मतलब होता है, जैसे हमने इंडक्शन पढ़ा हुआ है, इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर सिंपली दिस वन, ये इंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम यहां पे करंट भेजेंगे, ये वोल्टेज सेटअप करेंगे तो ये में भी ना ईएमएफ प्रोड्यूस, क्या होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन द रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, उसको अपोज करेगा। तो यहाँ पे इंडक्शन कॉइल का मतलब है हमने क्या किया हुआ है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा दी हुई है कि यहाँ पे ये बड़ा ज्यादा हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू एलबीआई अपॉन डीटी के इक्वल होता है, यानी कि यहाँ पे there is a small change in the current, there is a large EMF will be produced here, ठीक है। तो इस इंडक्टर कॉइल का यही मीनिंग है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वोल्टेज में चेंज लेके आते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे बड़ा ज्यादा EMF जो वो प्रोड्यूस हो जाएगा, इंडक्टिव कॉइल जो उसका सेल्फ इंडक्टेंस जो वो बड़ा ज्यादा हाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडक्शन कॉइल का ये मीनिंग है। अब इसने आगे क्या किया? आउटपुट में इसने क्या किया कि सिंपल कनेक्टिंग वायर्स है, कनेक्टिंग वायर, इन कनेक्टिंग वायर को दो प्लेट्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इन प्लेट्स का काम क्या है? ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2। अब ये प्लेट का काम क्या है? ये प्लेट्स क्या करेंगी? चार्जेस को अपने अंदर कम्युलेट करेंगी, स्टोर कर लेंगी चार्जेस को, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो स्फीयर लगाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या लगाए हुए हैं? दो स्फीयर लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वोल्टेज जो एक पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास चार्ज डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरीके से कि इस तरीके से अगर हमारे पास चार्ज सरफेस है, सरफेस एरिया जहां पे कम होगा वहां पे पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है, जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है पोटेंशियल जो होगा कम होगा। तो यहां पे सेम तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे? जैसे हमने वोल्टेज सेटअप किया तो मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्जेस की कम्युलेशन हुई इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की कम्युलेशन जो है इस प्लेट के ऊपर हुई, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को पता है एक चार्ज है तो उसका अगर अपना पोटेंशियल होता है, दूसरे चार्ज को उसके ऊपर लेके आ रहे हैं तो और पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। यहाँ हम लोग ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के केसेस में पढ़े हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस जो बढ़ते जा रहे हैं, जितने ज्यादा चार्जेस बढ़ेंगे तो पोटेंशियल जो है बड़ा ज्यादा हाई होता जा रहा है, तो वो सारा का सारा पोटेंशियल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और ये जो दो स्पूनों के बीच का जो गैप है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर के बीच का गैप होता है। ये इतना ज्यादा गैप नहीं रखा जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पे कि पोटेंशियल जैसे जैसे नंबर ऑफ चार्जेस की वैल्यू बढ़ती गई तो क्या हुआ? यहाँ पे भी पोटेंशियल बढ़ता गया। पहले 10 वोल्ट था, फिर 5 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, फिर 100 वोल्ट। अल्टीमेटली जब पोटेंशियल हम अप्रोक्सीमेटली कहां तक फ्लो इस्तेमाल करते हैं 10,000 वोल्ट
यहाँ पे पोटेंशियल जब पहुंच जाएगा इन प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, तो पोटेंशियल कहां से रिलीज होगा, इन स्फीयर से रिलीज होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास सिंपल से कंसेप्ट यहाँ पे आया, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिंग वायर्स नहीं है, क्या है, एयर गैप है। ये दो फिंगर है, दो फिंगर्स के बीच में क्या है, एयर गैप है। तो इस गैप को हम बोलते हैं स्पार्क गैप। क्या बोला जाता है इसको, स्पार्क गैप बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला गया, देखो जब पोटेंशियल बड़ा ज्यादा हाई हो गया तो इस पोटेंशियल ने क्या किया, इन दोनों स्फीयर के बीच में जो गैप था, समझे बात, इन दोनों के स्फीयर के बीच में जो गैप था उस गैप को क्या कर दिया, आयनाइज कर दिया। कैसे क्या आयनाइज कर दिया, मतलब जो एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी थी उसको ब्रेक डाउन कर दिया। एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी से मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये एयर मॉलिक्यूल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रल है, ठीक है, अब पोटेंशियल इतना ज्यादा हाई हो गया इन दोनों के बीच का कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहां से अब डिटैच कर दूंगा। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन को यहां से डिटैच कर दिया, बेटा हर को दिस पोटेंशियल डिफरेंस अब होगा, ये जब इतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा इन दो प्लेट्स के बीच में, तो क्या होगा, यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर दिया, इलेक्ट्रॉन के बाहर चला गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये क्या हो गया, प्रोड्यूस कर दिए इन्होंने आयंस प्रोड्यूस कर दिए। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, तो इन्होंने क्या प्रोड्यूस कर दिया, आयंस प्रोड्यूस कर दिए। तो इन आयंस की वजह से यहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है, बट कंडक्शन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द स्पार्क। यहां पे क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होती है इस तरीके से, ठीक है, इन दो स्पेस के बीच में स्पार्क प्रोड्यूस हुई। जब ये स्पार्क यहां पे प्रोड्यूस हुई तो हर्ट्ज ने क्या देखा, उसने कुछ एक डिस्टेंस पर एक इस तरीके का स्फीयर बनाया, रिंग बनाया हुआ था, और रिंग के ऊपर भी सेम वही डायमीटर, सेम वही गैप में रखा हुआ था 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है, गैप रखा हुआ था। तो उसने देखा जो स्पार्क यहां पे प्रोड्यूस हुआ वही स्पार्क यहां पर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से इसने ऑब्जर्व किया कि हो सकता है that may be some kind of the energy which has been carried by some kind of the wave, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी स्पार्क हुआ, स्पार्क क्या वन काइंड ऑफ एनर्जी हमने प्रोड्यूस की, तो जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई वही एनर्जी कहाँ पे अप्रोच हुई, इस रिंग के पास अप्रोच हुई। तो इसका मतलब यहाँ से एनर्जी जो है किसी न किसी फॉर्म से कैरी की गई है यहाँ से, और यहाँ पे अप्रोच हुई आफ्टर लिटिल बिट टाइम के बाद, ठीक है। So in that way he has performed that experiment and proved that there is a existence of the electromagnetic wave। इसी तरीके से इसने क्या प्रूव कर दिया कि जो मैक्सवेल ने बताया था, प्रेडिक्शंस की थी कि there may be some kind of the electromagnetic wave which can carry the energy, तो उसने इस तरीके से इसको यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। बट ये जो इसने प्रूव किया था that was not a कमर्शियली यूज करने का सकते थे, क्योंकि इसकी जो रेंज थी अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर की थी, ठीक है, 6 मीटर थी, मतलब इतना ज्यादा कमर्शियली यूज नहीं करता। 6 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाएगी वो ब्रेक, यानी कि इतनी ही वेव प्रोड्यूस कर पाया था, ठीक है। इन दैट वे अर्थ हैज परफॉर्म्ड दैट एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव्ड दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट आफ्टर दैट जो हमारे पास कमर्शियली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज हुई दैट वाज द प्रोड्यूस्ड बाय द मार्कोनी, ठीक है, किसने प्रोड्यूस किया इसको, मार्कोनी ने प्रोड्यूस किया था। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, या आगे भी पढ़ोगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज्यादा इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड इन दैट वे ही हैज प्रोड्यूस्ड दैट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे अगर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने बोला कि यहां पे जो चार्ज है वो जब एक्सेलरेट करेगा तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस होगी, तो यहां पे जो चार्ज एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो रहा है चार्ज एक्सेलरेट, कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे इनिशियल इसकी चार्ज की स्पीड क्या थी, 0 थी। अरे जब ये चार्ज नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव उसको एकदम से खींचेगा, तो पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। यहाँ पे जब प्लेट पर था, जब इसका पोटेंशियल बढ़ता गया मतलब दो एक चार्ज को रखा, दूसरे चार्ज को दो, तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई तो उसको क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या होगा, फिर से ये होगा, टूटेगा यहाँ से, और यहाँ पे स्पार्क की हेल्प से यहाँ पे अप्रोच करेगा, यूटिलाइज होगा, तो करंट को फ्लो करवाएगा, पूरा कंडक्शन को करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्लेट है और ये स्फीयर है, that will be assumed to be
बनते हुए नजर आए, जिस तरीके से हमारे एलसी ऑसिलेशन काम करता था, ऑसिलेशन काम कर रहा था, उसी तरीके से ये काम करता हुआ नजर आया। तो एलसी ऑसिलेशन टैंक को हमने पढ़ा, तो सेम वही तो है ये भी। ऑसिलेशन टैंक में क्या होता था, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता था, फिर भेज देता था उसको इंडक्टर के पास, इंडक्टर अपने रिलीज करता था एनर्जी, फिर से कैपेसिटर के पास, तो रिवर्स होती रहती है प्रोसेस। तो सेम एनर्जी यहां पे भी तो वही काम हो रहा है, चार्ज जो है एक्सेलरेट हो रहा है, उसी चार्ज के एक्सेलरेट होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई और उसने क्या किया, एनर्जी को कैरी किया और यहां तक अप्रोच हो गई ये एनर्जी, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल सेट